विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। उत्तराखंड में हम जनजातियां कर रहे थे, ठीक है। आज है थारू से शुरू करा रहा हूं मैं। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू। लेकिन अगर बोलेगा गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, तब जौनसारी। अगर बोलेगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू, लेकिन अगर बोलेगा गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय तो जौनसारी, ठीक है। तो थारू भाई कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में। कहाँ? खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज। कहाँ? खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज। क्या किया कीजिए, सबसे पहले एक हर डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाइए, उसमें जितने भी आपके क्या हैं जगह हैं, उनका दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जो क्रम होता है। अब जैसे आपको अभी ये नहीं पता होगा कि उधम सिंह नगर में खटीमा कहाँ पर है, किच्छा कहाँ पर है, नानकमत्ता कहाँ पर है, सितारगंज कहाँ है। अगर माना मैं यहीं से ये क्वेश्चन बना लूँ कि इन चार जगहों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाए, तो अभी नहीं लगा पाओगे। उसके लिए मैंने कहा सबसे पहले उत्तराखंड जो स्टार्ट कराते हैं हम लोग, वो मैप रीडिंग से कराते हैं। कहाँ से कराते हैं? तो इन जगहों का पता होना चाहिए आपको। खटीमा किस तरफ है, किच्छा किस तरफ है, नानकमत्ता किस तरफ है, सितारगंज किस तरफ है, ठीक है। तो मैप में जरूर देखें, हर समय उत्तराखंड का जो मैप है वो आपके सामने होना चाहिए। इनकी लोकेशन देखिए, तब जाके याद होता है, क्योंकि आंखें देखती हैं, मुंह से आप बोल रहे हो, कान आपके सुन रहे हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, है ना, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, सबको क्या करो, एक्टिव करो उसमें। समझ में आया? तो खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज के 141 गांव में निवास करने वाला थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन? थारू। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन? थारू। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जौनसारी। उत्तराखंड के अलावा ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर, सुना है आपने? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच सुना है? एक बार कभी यूपी में क्वेश्चन आया था कि घासी मसूद का मकबरा कहाँ है? बहराइच में है, मकबरा है वहां पे घासी मसूद। कोई संत रहे होंगे, मुस्लिम संत, है ना। घासी मसूद का मकबरा कहाँ है? बहराइच में। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि जिलों, ठीक है। बिहार में चंपारण तथा दरभंगा जिलों, नेपाल के पूर्व में भेंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई एवं भाबर क्षेत्रों में फैले हुए हैं। सबसे पहले इनकी एक तो उत्तराखंड में देख लिया हमने कि खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज। फिर हमने देखा यार और कहाँ रहते हैं थारू, और कहाँ रहते हैं थारू। तो पता चला कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं? लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। ये उत्तर प्रदेश वाले पूछेंगे वैसे, पर क्या भरोसा, क्या पता यहाँ वाले भी पूछ लें कि भाई उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलते हैं। तो लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ठीक है। बिहार में कहाँ रहते हैं? चंपारण, दरभंगा। नेपाल, और नेपाल के पूर्व में भेंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई और भाबर क्षेत्रों में फैले हुए हैं, ठीक है। थारुओं को किरात वंश का माना जाता है। किसका? क्वेश्चन बन चुका है यहां से। कौन सी जनजाति किरात वंशी है? आंसर थारू, किरात वंशी, जो कई जातियों व उपजातियों में विभाजित है। थारू शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो कुछ विद्वान तो कहते हैं कि भाई राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने और अपने को राणा प्रताप का वंशज कहने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? थारू पड़ा। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजस्थान के थार मरुस्थल से आए, इसलिए थारू बोलते हैं, और अपने आप को राणा प्रताप का वंशज मानते हैं। कौन सी जनजाति अपने आप को राणा प्रताप का वंशज मानती है? थारू, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप ने जो शपथ ली थी और अपने सैनिकों को कहा था कि हथियार बनाते रहना भाई, मुगलों से टकराना है, तो वो कौन लोग हैं? बागड़ी लोग जो हैं वो महाराणा प्रताप की सेना के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। उनको नहीं पता कि हम कौन हैं, भूल चुके हैं वो, लेकिन आज भी उनको ये पता है कि हमारी धरती क्या है, मुगलों ने छीन ली थी, इसलिए हम राणा की शपथ को क्या कर रहे हैं? निभा रहे हैं। हम आज भी बर्तनों पर भोजन नहीं करते वो लोग, है ना। कौन? बागड़ी लोग, है ना। लोहा पीटते हैं, सड़कों के किनारे देखे होंगे आपने, ठीक है। हथियार भी बनाते हैं। उत्पत्ति वही बता दिया मैंने, राणा प्रताप का वंशज।
इन लोगों में ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज चित्तौड़गढ़ से लंका लड़ाई में गए थे, लेकिन वहां डर के कारण थर थर कांपने लगे, जिस कारण थारू कहलाए और कालांतर में तराई क्षेत्र में आकर बस गए। अब ये किसी इनके पूर्वजों में किसी एक व्यक्ति ने गलत विचार क्या क्या प्रस्तुत किया कि जी चित्तौड़गढ़ के थे, लंका लड़ाई में गए। अरे भाई लंका कब गए? भगवान राम कब हो गए? त्रेता में हुए हैं। तो ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं है वाल्मीकि रामायण में कि यहाँ से भी गए थे चित्तौड़गढ़ से। थर थर कांपने लगे जिस कारण थारू कहलाए, और कालांतर में क्या हो गया? तराई क्षेत्र में आकर बस गए। ये विचार सही नहीं लगता है। ये किसी पूर्वजों में किसी एक ने ऐसे बोल दिया होगा, वो परंपराएं चल रही है, किंवदंतियां चल रही है। चलो जी, ये लोग कद में छोटे होते हैं, पीत वर्ण होता है इनका, चौड़ी मुखाकृति होती है, समतल नासिका होती है, नाक वाला जो पोर्शन है समतल नासिका वाले होते हैं, और मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट होते हैं। किसके? इनके जो फीचर्स हैं वो मंगोलाइड फीचर्स हैं, मंगोलाइड फीचर्स के निकट हैं। इनके पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। क्या होती हैं? स्त्रियां अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। भाषा पे अगर आए तो इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। जिस भाषा क्षेत्र के समीप इनका निवास होता है वहीं की भाषा प्रयुक्त करते हैं, जहां पर जाएंगे वहां की भाषा बोलेंगे। ठीक है। अतः राज्य में निवास करने वाली थारू, अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली, भावरी, ये सारी भाषाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवधी बोलते हैं, मिश्रित पहाड़ी बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, भावरी बोलते हैं। ये 4 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली और भावरी। इतना समझ में आ गया? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट लगे समझ लो वहाँ पर रुकना है, उसको बार बार क्या करना है? अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली, भावरी। समझ में आ गया? और इसको तब तक याद करना है जब तक कि कंठ में नहीं आ जाता हो। ठीक है। अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली, भावरी। अगर इनकी वेशभूषा देखें तो इनके पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में एक बड़ी चोटी रखते हैं। क्या रखते हैं? हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में बड़ी चोटी रखते हैं, और धोती, लंगोटी, अगा, कुर्ता, टोपी, साफा, ये सब चीजें पहनते हैं। जबकि स्त्रियां जो हैं रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, चोली, बूटेदार कुर्ता आदि पहनती हैं, और शरीर पर गुदना गुदवाती हैं। क्या करती हैं? गुदना गुदवाती, टैटू, टैटू बोलते हैं जिसको आप। ठीक है। तो शरीर पर गुदना गुदवाती हैं, पीतल, चांदी और कांसे के आभूषण पहनती हैं। पीतल, चांदी और कांसे के आभूषण पहनती हैं। पुरुष भी अपने हाथ पर गुदने गुदवाते हैं। ये बड़ी पुरानी परंपराएं हैं जो टैटू वैटू जो है ना। लेकिन ध्यान रखना, जो फौज में जाना चाहते हैं वो लोग कृपया गुदना ना गुदवाएं। क्या होता है? आपको अपनी पहचान छुपानी होती है। कई बार आपको पेट्रोलिंग पे जाना होता है, किसी दूसरे देश की सीमा में जाना है, अब आपने लिखवा रखा ओम, और आप पकड़े गए पाकिस्तान में, तो हो गया फिर, है ना। उन्होंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। फिर पूछेंगे भाई ये ओम क्यों खुदवा रखा है यहाँ? इसीलिए टैटू नहीं खुदवाना है जो फौज में जाने के इच्छुक लोग हैं। फोर्स में जो जाते हैं लोग, उन्हें नहीं खुदवाना चाहिए। ठीक है, जो इच्छुक हैं। चले जी, तो पुरुष भी अपने हाथ पर गुदने गुदवाते हैं। ये समझ में आ गया? ये लोग अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी, पत्तों और नरकुल का प्रयोग करते हैं। दीवारों पर चित्रकारी होती है। प्रत्येक घर में पशु बाड़ा व घर के सामने प्राय छोटा सा पूजा स्थल होता है। ठीक है। 20 से 50 घरों में इनके गांव व पूर्वे खेतों के निकट ही होते हैं। भोजन, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो भोजन से बन सकता है। इनका भोजन, मुख्य भोजन चावल और मछली है। मच्छी भात क्या है? स्लेवरी ग्लैंड जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी सक्रिय हो चुकी है, तो मछली भात। क्या? मछली भात है। मछली और चावल के अलावा ये दाल, दूध, दही, मांस और अंडे का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। तंबाकू व मदिरा इनका मुख्य पेय है। थारू, दारू, ऐसे याद रखना आपने। मदिरा पान, अत्यधिक मदिरा पान करते हैं ये लोग। तो तंबाकू व मदिरा इनका मुख्य पेय है। मदिरा वे चावल द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, जिसे जाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब देखिए भाई, जड़ी डालते हैं दरअसल मेरे ख्याल से। चावल को क्या किया जाता है? एक तरह से फर्मेंटेशन, किण्वन किया जाता है चावल का। ठीक है। उसको मेरे ख्याल से अन्य जगहों पर छंग कहते हैं, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? जाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जाड़ बोलते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में भोटिया जनजातियों को क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाड़। अब ड और ड के नीचे बिंदी, किस पर बिंदी लगेगी और किस पर नहीं लगेगी ये चेक कर लो आप। इस पर क्या बिंदी लगी है? हाँ जी। और उत्तरकाशी के जो भोटिया जनजाति के लोग हैं, क्या उन्हें जाड़ बोल रहे हैं या जाड़ बोल रहे हैं? उत्तरकाशी में जो भोटिया लोग हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं? जाड़ ड बोल रहे हैं या बिंदी लगी हुई है? बिंदी नहीं लगी हुई है। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं क्या करता? इस बिंदी के डिफरेंस को ही मैं क्या करता? अपना मेन क्वेश्चन बनाता। मैं बोलता कि थारू लोग मदिरा, जो चावल द्वारा मदिरा निर्मित करते हैं स्वयं, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन मैं देता जाड़ ड, अगला ऑप्शन देता मैं जाड़। क्या देता? तो ध्यान रखना कि जड़ी से जाड़, जड़ी से जाड़। सामाजिक स्वरूप कैसा होता है भाई थारुओं का? सामाजिक स्वरूप में ये कई गोत्रों व जातियों व कुरियों में बटे होते हैं। बड़वायक, बट्ठा, रावत, वृतिया, महतो, डहैत, इनके क्या है? मुख्य गोत्र व घराने हैं। बड़वायक सबसे ऊंचे माने जाते हैं। सबसे ऊंचा घराना कौन सा माना जाता है? सबसे ऊंचा गोत्र कौन सा माना जाता है? नाम ही जिसके आगे बड़ लग गया, बड़ा, तो बड़वायक कौन माने जाते हैं? और कौन कौन से गोत्र हैं? बड़वायक है, बट्ठा है, रावत है, वृतिया है, महतो है, डहैत है। क्या है? डहैत है। इतना समझ में आ गया? गोत्र क्या है? गोत्र परंपरा वैदिक काल से सुनते आ रहे हैं आप। गोत्र दरअसल गौ शब्द से बना है। गोत्र, एक ही बाड़े में जिनके गाय बंधी होती थी उनको क्या बोलते थे? सगोत्रीय बोला जाता था। क्या बोला जाता था? यानी एक ही परिवार के लोगों की तो होगी एक बाड़े में गाय, और गाय बहुत हजारों की संख्या में होती थी वैदिक काल में, क्योंकि मुख्य जो क्या संपत्ति थी वो क्या थी? गाय थी, है ना। बार्टर सिस्टम में भी गाय का ही प्रयोग होता था। तो मैंने कहा एक बाड़े में अगर गायां बंधी हुई हैं तो वो एक गोत्र के हैं, मतलब चाचा के, ताऊ के, जो भी हैं, मतलब आपस में ही क्या है? रक्त संबंधी हैं। इसीलिए उन लोगों ने उस जमाने में नियम बनाया कि सगोत्रीय विवाह नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सगोत्रीय विवाह नहीं होंगे। आज भी सगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं हिंदुओं में। एक जाति में हो सकते हैं, सेम जाति में, लेकिन एक गोत्र में क्या नहीं हो सकते हैं? विवाह नहीं हो सकते हैं। और हरियाणा में आपने देखा होगा खाप पंचायतें तो इसके लिए क्या मानी जाती हैं? वो सगोत्रीय विवाह होने ही नहीं देती हैं। क्या नहीं होने देती हैं? इतना समझ में आ गया? तो गोत्र मतलब सगोत्रीय मतलब कभी ना कभी उनके पूर्वज एक रहे होंगे और उनकी गाय एक बाड़े में बंधी रही होंगी, इसलिए सगोत्रीय माने जाते हैं। ठीक है। अब इनके जो गोत्र हैं ये थोड़ा अलग किस्म के दिख रहे हैं, क्योंकि गोत्र जो होते हैं वो किन के नाम पर होते हैं? जैसे ऋषि कश्यप के नाम पे होंगे, भारद्वाज के नाम पर होंगे, है ना। लेकिन इनके गोत्र थोड़ा अलग दिख रहे हैं। बड़वायक, बट्ठा, रावत, वृतिया, महतो, डहैत। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र थारुओं में नहीं पाया जाता है? या कौन कौन से गोत्र थारुओं में पाए जाते हैं? बड़वायक, बट्ठा, रावत, नेगी। आंसर नेगी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? ऐसे बनाए जाते हैं क्वेश्चन। कैसे बनाए जाते हैं? या ऐसे बनाए जाएंगे, रावत, नेगी, भंडारी, और एक और बताओ। रावत, नेगी, भंडारी और बिस्ट। 4 ऑप्शन दे दिए। अब पूछा जाएगा थारुओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक गोत्र पाया जाता है? आंसर रावत पाया जाता है। तो कन्फ्यूजिया जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूजिया, समझ रहे हैं? है? कंफ्यूज हो जाएंगे आप, नहीं समझ में आएगा कि यार ये कौन सा होगा इसमें। समझ में आ गया? बड़वायक नाम ही जिसके आगे बड़ा लगा हुआ है तो सबसे बड़ा गोत्र वही होगा। तो बड़वायक, बट्ठा, रावत, वृतिया, महतो, डहैत। हो गया? याद हो गया? गुड। पहले इनमें बदला विवाह प्रथा चलती थी, अर्थात बहनों के आदान प्रदान, यानी इस लड़के की बहन उस लड़के से ब्याही जाएगी और उस लड़के की बहन इस लड़के से ब्याही जाएगी। ऐसे में मेरे ख्याल से ठीक भी था, है ना। ठीक ये था क्या कि दहेज भी नहीं देना है भाई, कट हो गया बीच में, है ना। हमने यहाँ दी बालिका और वहाँ से एक बालिका आई तो दहेज क्या हो गया? कट हो गया। और दूसरा, विवाद भी नहीं होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगी, है ना। दोनों अपने अपने क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तो बदला विवाह चलता था भाई, इनमें बहनों के आदान प्रदान का प्रचलन था। लेकिन अब 3 टिकटी
टिकठी, 3 टिकटी को खास ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन चुका है इन 23 सालों में, कई पेपरों में आया है। 3 टिकटी प्रथा किनमें प्रचलित है? आंसर थारू जनजाति में। दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय कर लिए जाने को पक्का पौड़ी कहते हैं। पक्का पौड़ी से भी क्वेश्चन आया। जैसे हम लोग बोलते हैं सगाई हो गई भाई, अब क्या है, आधी शादी हो चुकी है, तो इनके यहाँ बोलते हैं पक्की पौड़ी। क्या बोलते हैं? पक्की पौड़ी। और 3 टिकटी ये याद करना है। बदला विवाह याद करना है, पहले थी बदला विवाह प्रथा। ठीक है। विवाह की सगाई रस्म को इनमें अपना पराया कहा जाता है। क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी मतलब टीका हो गया जिसे बोलते हैं, और अपना पराया हो गया एक तरह से सगाई हो गई। सगाई रस्म को क्या बोलते हैं? अपना पराया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सगाई रस्म को क्या कहते हैं? थारू। आंसर अपना पराया। सगाई के बाद और विवाह के से लगभग 10-15 दिन पूर्व लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर जाते हैं और विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। इस रस्म को बात कट्टी कहते हैं। क्या? बात कट्टी कहते हैं। ठीक है। इनमें विवाह प्राय माघ और फुलोरा दूज में होता है। ये फिर एक क्वेश्चन बन चुका है पहले। माघ और फुलोरा दूज में विवाह संपन्न किए जाते हैं किस जनजाति द्वारा? आंसर थारू जनजाति द्वारा। विवाह के बाद लड़की 1 दिन के लिए लड़के के घर आती है, फिर अपने भाई और पिता के पास लौट जाती है। द्वार बाटा बोलते हैं जिसे आम भाषा में आप लोग, है ना। तो विवाह के 2 या 3 माह बाद चैत्र या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है। इस रस्म को चाला कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं पे भाई, जैसे कई जगह बिहार में आप सुने होंगे गौना हो गया, गौना हो गया, कि बचपन में ही बात तय हो गई। अब जब जवान होंगे, वो युवा होंगे, तब जाके क्या होता है? विवाह, है ना। मतलब तब क्या होता है? तो ये आक्रांताओं से ग्रसित क्षेत्रों में होता है ऐसा कि भाई पहले से ही क्या कर दो, क्या कर दो, हाँ पहले ही कर दो कि सगाई, है ना, गौना। तो भाई विवाह के 2 या 3 माह बाद चैत्र या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है। इस रस्म को चाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चाला कहते हैं। अच्छा, इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है। ये अच्छी बात है कि विधवा विवाह की प्रथा है। यदि कोई विवाहिता लड़की अपने जिसका गौना या चाला न आया हो अथवा उसका पति मर जाए तो लड़की का पिता उसे किसी के घर भेजकर बिरादरी को एक भोज देता है, लठ भरवा भोज। कई बार क्वेश्चन बन चुका है। किस जनजाति में लठ भरवा भोज की प्रथा है? आंसर थारू में, है ना। और ये जो आपने देखा होगा शादियों में खाना खिलाना बिलाना, क्या है ये? क्या चीज है बताओ? अरे समाज का समर्थन, समाज को बताना कि भाई विवाह हो चुका है इनका, हमने इस बालक और इस बालिका का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। आप लोग आइए देख लीजिए, है ना। और क्या, कौन दे रहा आशीर्वाद आजकल भाई, है ना, गिफ्ट विफ्ट। चलो पहले आते थे लोग गांव में। क्या होता था कि पहले सब लोग कुछ ना कुछ लेके आते थे। भाई एक नया जोड़ा है, उसने अपना नया जीवन शुरू करना, कोई लोटा लेके आ रखा, कोई थाली लेके आ रखा। क्या क्या लाते थे भाई गांव में? क्या क्या लाते हैं? और गुप्त दान होता है, 10 रुपए देते थे सब लोग, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए चुपचाप देते हैं। दूल्हे दुल्हन दोनों को देना पड़ता है। ठीक है, उनकी परिक्रमा होती है। तो अब नया जीवन शुरू कर रहे हैं तो उन्हें बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है तो वो लेके आते थे वो लोग। ठीक है, तो पहले की प्रथाएं ऐसी थी। अभी की प्रथाएं कुछ दूसरे किस्म की हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है विवाह पर। ठीक है, दिखाया जा रहा है क्या कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है अन्य ऐसी चीज़ों पर जिसको कि व्यक्ति एक ही बार देखता है, एक ही बार पहनता है। जैसे पोशाक हो गई, कितनी बार पहनेगा आदमी? अरे भाई माना दूल्हे ने वो बना दिया, क्या बोलते हैं आजकल, शेरवानी बना दी, तो कितनी बार पहनता है उसके बाद? वो एक ही बार पहनता है। ठीक है, एल्बम कितनी बार देखता है? एक ही बार देखता है। उसके बाद बुढ़ापे में देखता है वो, है ना, कि मैं ऐसा था। चलो ज्यादा नहीं बोलता मैं। लठ भरवा भोज समझ में आ गया? लठ भरवा भोज, ठीक है। अब इनमें मुख्य एक पत्नी विवाह ही प्रचलित है, लेकिन आवश्यकता अनुसार बहुपत्नी विवाह भी हो सकते हैं। एक पत्नी ही होती हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार बहुपत्नियां भी होती हैं। अब भाई बहुपत्नी प्रथा क्यों प्रचलित थी उत्तराखंड में, बताओ तो जरा। पहले अगर आपने सुना होगा दादाजी 2 दादियां, नाना जी 2 नानियां, सुना है ऐसा? उत्तराखंड में था ऐसा पहले? क्यों था ऐसा? क्यों था? वैसे तो कुप्रथा थी ये,
लेकिन था क्यों ऐसा, क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने कहा नहीं, सारा बोझ जो था महिलाओं पर था। किस पर था? पुरुष चले जाते थे क्या, धन कमाने के लिए नीचे। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी तो पहाड़ के कभी काम ही नहीं आई, है ना। जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद चल पड़े कौन, पतिदेव, कहाँ, नीचे की तरफ आए, कमाने चले, पैसे कमाने के लिए। पत्नियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, खेती कर रही हैं। अब एक पत्नी कितना करेगी भाई, खेती करेगी, बच्चे संभालेगी, तो फिर क्या बहुपत्नी प्रथा थी वहां, क्या थी, दो पत्नियां तो सुनते ही थे हम लोग की, क्या है, दो पत्नियां। पहले के बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा खेत होते थे, अलग अलग जगह होते थे, खेती बाड़ी, और क्या, बच्चे भी बहुत ज्यादा होते थे, और उनमें से कई बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, कई प्रकार की बीमारियां, हैजा चलता था, या क्या बोलते हैं, कुछ प्रथाएं ऐसी थी कि जैसे पानी नहीं पिलाना है, तो कई कई बच्चे पानी न पीने के कारण ही क्या हो जाते थे, समझ में आ रहा है ये सब चीजें, ठीक है। गौशाला में जन्म लेना पड़ता था बच्चों को, कहाँ, गौशाला में। बच्चे कहाँ होते थे, गौशाला में। और क्यों होते थे, अरे भाई शुद्ध जगह मानी जाती थी गौशाला, क्या मानी जाती थी। और सच बताऊं तो उनका कंसेप्ट ये था कि इम्यूनिटी जो डेवलप होती थी उनकी, बच्चों की, वो कहाँ होती थी, गौशाला में ही हो जाती थी। भाई गोबर है, गौमूत्र है, ठीक है। टीके वीके नहीं होते थे उस जमाने में, किस चीज के, पोलियो वोलियो ये सब ये तो बाद में आए। किसने खोजा पोलियो का टीका, अचानक क्वेश्चन आ गया, हाँ, शाल्क टीका भी बोला जाता है उसको, क्या बोलते हैं, चेक करो, पोलियो ड्रॉप किसने खोजी, पोलियो टीका किसने खोजा। तो इनमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है भाई। अल्बर्ट सेबिन, इसने क्या खोजा, टीका, वैक्सीन खोजी। साल्क किसको बोला जाता, साल्क टीका, टीका समझते हो। अच्छा एक चीज और पूछ लेता हूं, वैक्सीन और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है? एक तो होता है इंजेक्शन लगा के आ रहे हैं हम, एक होता है वैक्सीन लगा के आ रहे हैं। वैक्सीन और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है? इंजेक्शन जो है, कोई चीज है, माना पेन हो रहा है, पेन किलर का एक इंजेक्शन लगा दिया, या एसिडिटी हो रही है, एंटी एसिड का एक इंजेक्शन लगा दिया, इंस्टेंट इफेक्ट के लिए होता है। किसके लिए? जो टीके होते हैं, वैक्सीन होती है, उसमें उसी के मरे हुए या उसके सबसे कमजोर जो होंगे जीवाणु कीटाणु जो भी, जैसे माना पोलियो वायरस है, क्या है, तो पोलियो के ही मरे हुए वायरस या पोलियो के ही सबसे कमजोर वायरस बचपन में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं बॉडी में, ताकि क्या हो, एंटीबॉडीज हो। और पूरे जीवन में जब भी पोलियो अटैक करे तो वो क्या करे, उसके लड़ने के लिए सिपाही मौजूद हो, आपकी एंटीबॉडीज मौजूद हो बॉडी में। इतना समझ में आ गया। या जैसे अभी कोरोना के लगे टीके, तो कोरोना क्या है, कोरोना वायरस है, तो कोरोना के ही मरे हुए वायरस या कोरोना के ही सबसे कमजोर वायरस इंजेक्ट किए गए बॉडी में। क्या किए गए? और इंजेक्ट तो किए गए, लेकिन मैंने कहा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वैसे वो होती है बचपन में। कब होती है? इसीलिए आपने देखा होगा कि बीसीजी का टीका लग गया जी, बच्चा जैसे पैदा हुआ, डीपीटी के टीके लग गए, डिप्थीरिया, पर्टुसस वगैरह, पता है ना, बीसीजी का टीका लग गया। तो ये बचपन में क्यों लगते हैं, बड़े में क्यों नहीं लगते? क्योंकि बचपन में ही इम्यूनिटी को क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। इनको बोलते हैं वैक्सीन। क्या बोलते हैं? वैक्सीन। तो भाई साल्क टीका भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, किसको, पोलियो के टीके को। बोलो किसने खोजा था टीका? अब ड्रॉप चलती है 2 बूंद जिंदगी की, तो ड्रॉप किसने खोजी, टीका किसने खोजा? अब तो खैर पोलियो फ्री हो गए हम लोग। ये पुराने आते थे क्वेश्चन ऐसे कि जी पेंसिलिन किसने खोजा, अलेक्जेंडर ने खोजा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। पोलियो का टीका किसने खोजा, पोलियो का ड्रॉप किसने खोजा? आपने सही बताया, सेबिन बोला ना आपने, क्या नाम बताया? एल्बर्ट सेबिन, ठीक है। तो साल्क कौन था? हाँ, टीका जो खोजा था वो किसने खोजा था? जोना साल्क। इसीलिए इस टीके को साल्क टीका बोलते थे। पहले स्कूलों में आते थे भाई टीका लगाने, सिरिंज गर्म करके लगाते थे। बच्चा तो वैसे ही क्या परेशान हो जाता था कि आज तो गरम गरम क्या लगेगी, एक तो सुई लगेगी, ऊपर से गरम लगेगी। गरम नहीं लगती थी, उसको क्या करते थे उस जमाने में,
आज तो सिरिंज क्या होता है, हर बार अलग यूज की जाती है। पहले उसी को गर्म करते थे स्प्रिट लैंप में, उसको क्या करते थे, हाँ समझ में आ रहा है, एक ही सुई से काम चलता था सारे बच्चों का, 2-4 सुई यूज होती थी पूरे उसमें। चलो जी, इनमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक उच्च स्थान प्राप्त है। ये अच्छी बात है कि महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, होना भी चाहिए। इसी कारण कई परिवारों में पुरुष को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है भाई, भोजनालय में। और जब इनकी वाइफ कहीं चली जाती होगी तब खाना कैसे खाते होंगे, हैं, बाजार से ऐसे बीच में ना मजाक किया करो, तब उससे याद रहता है। क्या रहता है, इनमें संयुक्त एवं एकाकी परिवार प्रथा मिलती है। संयुक्त एवं एकाकी परिवार प्रथा मिलती है, ये बड़ी बात है। संयुक्त परिवार में बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता, दादा दादी कब बच्चों को बड़ा करके दे देते हैं माता पिता को पता ही नहीं चलता। न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है, मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा, तो उसमें क्या कंसेप्ट है, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही है। फिर रखनी पड़ रही है कोई महिला, क्या करने के लिए, बच्चा संभालने के लिए। फिर उस बच्चे का अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा लगाव ही नहीं हो रहा है ना। संयुक्त परिवारों में ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी, है ना, बुआ, ये सब लोग क्या करते थे, हाथों में रहता था बच्चा। इनमें कभी एक हाथ में, कभी दूसरे हाथ में, कभी तीसरे हाथ में, देख रेख होती थी उसकी। तो इनमें संयुक्त एवं एकाकी परिवार प्रथा मिलती है, संयुक्त भी मिलती है, एकाकी परिवार प्रथा भी मिलती है, जिसका मुखिया परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। मैंने आपको बताया भी, वृद्ध लोग जो हैं वो आपके क्या होते हैं, विरासत होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, पिताजी कुछ ना करते हो, माताजी कुछ ना करती हो, बूढ़े हो गए हो माना, लेकिन वो बाहर बैठे हैं तो समझ लेना उतना ही काफी होता है। क्या होता है, उनकी छत्र छाया ही काफी है। कुछ ना करते हो मतलब, अब भाई कर लिया उन्होंने, आपको बड़ा कर दिया, कमाने लायक बना दिया, अब उसके बाद क्या है, वृद्ध हो गए, है ना, 70 क्रॉस कर गए, 80 क्रॉस कर गए, वो अगर बैठे हैं, सिर्फ उनकी एक राय लेना भी क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। समझ में आया, इसलिए सम्मान करें बुजुर्गों का। इस समाज में मातृ सत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय पारिवारिक परंपरा पाई जाती है। कैसी, मातृ सत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय पारिवारिक परंपरा पाई जाती है। धर्म क्या होता है इनका, हिंदू धर्म को मानते हैं। पछावन, खड्गाभूत, काली, नगरियाई देवी, भूमिया, भूमिया मतलब बड़ा बाबा, कोरोदेव, राकत पूजा करते हैं। क्या करते हैं, कलवा, राकत, कलवा सहित अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। कुछ देवताओं को ये बकरा, मुर्गा, सुअर व शराब आदि चढ़ाते हैं। भाई थारू हिंदू धर्म को मानते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि देवता थोड़ा क्या हैं, अलग नाम से हैं। जैसे पछावन क्या है, खड्गाभूत। अब खड्गाभूत से क्वेश्चन बनाता मैं कि खड्गाभूत किनका देवता है, किस जनजाति का देवता है, थारू जनजाति का। या फिर मैं भूमिया से बनाता, भूमिया किनका देवता है, आंसर थारुओं का देवता है। और जब किस्मत खराब होगी तो भाई नगरियाई देवी से भी पूछ लेगा, कोरो देव से भी पूछ लेगा, राकत से भी पूछ लेगा, कलुआ से भी पूछ लेगा, है ना। तो सभी देवताओं को क्या करो एक बार कि पछावन, खड्गाभूत, काली, नगरियाई देवी, भूमिया, बड़ा बाबा, कोरोदेव, राकत, कलवा सहित अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। कुछ देवताओं को ये बकरा, मुर्गा, सुअर और शराब भी चढ़ाते हैं। त्योहार क्या है इनका भाई, दशहरा, होली, दीपावली, माघ की खिचड़ी, माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कन्हैया अष्टमी और बजहर इनके प्रमुख त्योहार है। मैं क्वेश्चन बजहर से बनाता, कहां से बनाता, बजहर किनका त्योहार है, आंसर थारू जनजाति का है। ठीक है, माघ की खिचड़ी किनका त्योहार है, आंसर थारू जनजाति का। कन्हैया अष्टमी किसका है, आंसर सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया प्रश्न बजहर है कि बजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाता है। होली फागुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। अब फिर क्वेश्चन पूछता मैं, खिचड़ी नृत्य किसमें प्रचलित है, आंसर थारू जनजाति में। कब करते हैं ये खिचड़ी नृत्य, होली,
फागुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक मनाते हैं होली को, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। खिचड़ी नृत्य से पहले भी क्वेश्चन बना है, दोबारा बनेगा। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? इनकी अपनी पंचायतें तथा ग्रामीण अदालतें होती हैं। पराजित पक्षों को शारीरिक अथवा आर्थिक दंड दिया जाता है। ठीक है, शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता है। अर्थव्यवस्था कैसी है? थारू लोग सीधे साधे और ईमानदार होते हैं। ठीक है, इनका आर्थिक जीवन सामान्य रूप से कृषि, पशुपालन और आखेट पर आधारित है। कृषि, पशुपालन, आखेट। कृषि, पशुपालन, आखेट। आखेट मतलब शिकार। ठीक है। कुमायूं तराई क्षेत्र में थारू स्थायी कृषक, पशुपालक व आखेटक होते हैं। तो भारत नेपाल के दक्षिण पूर्व सीमावर्ती क्षेत्रों में थारू चलवासी कृषक और आखेटक होते हैं। ये मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? मच्छी भात खाना है भाई, तो भात खाने के लिए क्या धान उगाना पड़ेगा। धान से ही निकलता चावल। कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा। अगर मैं धान के खेत में ले जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा कई बच्चों को कि धान है कि गेहूं है ना। कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि वो एक वो थी ना, अकाल पड़ा तो भाई कमी हो गई, तो बताया गया राजकुमार को कि भाई खाना नहीं है, तो क्योंकि वहाँ की यूरोप की बात है, तो उसने कहा ब्रेड क्यों नहीं खा रहे लोग, जब खाना नहीं है तो ब्रेड खाए। अरे तो भाई जब अकाल पड़ गया तो ब्रेड बनेगा कहाँ से, है ना। फल क्यों नहीं खा रहे लोग? की अकाल पड़ गया तो अनाज ही तो नहीं हुआ होगा, फल तो हो रहे होंगे। अरे भाई अकाल का मतलब खाली सूखा नहीं होता है। अकाल का मतलब अगर सप्लाई बंद हो गई तो उसको भी अकाल कहा जाता है। सप्लाई बंद हो गई मतलब अगर कोई क्षेत्र है और वहां पर पुल टूट गए, क्या हो गए? पुल टूट गए और सप्लाई बंद हो गई, तो क्या माना जाता? अकाल पड़ गया। भाई 2013 में आपदा आई उत्तराखंड में, कई जगह पुल टूट गए, सब बह गए पुल, तो वो तो शुक्र है कि दूसरी रोड थी, कुछ रोडें ऐसी थी जहां से सप्लाई चलती रही, नहीं तो हम यही बोलते कि उत्तराखंड में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, सप्लाई बंद हो गई। समझ में आया? तो लोग गए वहां पर, सप्लाई जारी रही तो लोग फिर सुरक्षित रहे उसमें। चलो जी, धान की खेती करते हैं। इसके अलावा दाल, तिलहन, गेहूं, सब्जियां भी खेती की भी खेती करते हैं और मछली का शिकार करते हैं। मछली का शिकार, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि पशुओं का पालन दूध, ऊन और मांस के लिए करते हैं। किसके लिए? दूध, ऊन और मांस के लिए करते हैं। इनके अन्य व्यवसायों में लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकार, वन से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना और कुटीर उद्योग प्रमुख हैं। शिक्षित थारू सरकारी नौकरी भी करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, है ना। तो भाई थारू में मैंने कह दिया कि अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो खिचड़ी नृत्य से बनाता, बजहर नामक त्योहार से बनाता, खड़गा भूत नामक देवता से बनाता, भूमिया बड़ा बाबा से बनाता। ठीक है, साथ में मैं बड़वायक नामक जो गोत्र है वहां से बनाता। बड़वायक गोत्र किसका गोत्र है ना। और राणा प्रताप का वंशज पूछता मैं। ठीक है, किरात वंशी पूछता, कौन अपने आप को किरात वंशी मानते हैं। ठीक है, फिर पूछता मैं किस प्रजाति के निकट माने जाते हैं थारू, तो मंगोल प्रजाति के निकट माने जाते हैं। समझ में आ गया। भाषाओं से पूछता, अवधी, मिश्रित, पहाड़ी, नेपाली, भावरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, फिर पूछता मैं मात्र सत्तात्मक समाज, पितृवंशीय, पितृस्थानीय, पारिवारिक परंपरा किन में पाई जाती है, तो थारुओं में पाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चन बनाता मैं। बाकी तो और बहुत सारे क्वेश्चन है, शॉर्ट में मैंने ये बता दिया। टाइम ठीक है, इसको इतना करो, फिर उसके बाद जौनसारी बता रहा हूँ।